हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 9th के सिविक्स के चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमें चैप्टर नंबर 4 का क्या नाम है, संस्थाओं का कामकाज। इस चैप्टर के हम पहले तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं देख रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये चैप्टर हायर क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अभी तक आपने चैप्टर 1 2 3 के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लिए ना। और ये चैप्टर तभी आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। देख लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट में क्या है कि पहले तो हमको सर्वोच्च न्यायालय यहाँ दे रखा है। सर्वोच्च न्यायालय आगे पढ़ने से पहले मैं बता देती हूँ जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय वो क्या है। जो हमारे न्यायालय है ना, मतलब न्यायपालिका, न्यायपालिका 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, जो हमारी न्यायपालिका 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहले में हमारा सर्वोच्च न्यायालय आता है। ठीक है, हमारी ये सर्वोच्च न्यायालय आता है। उसके बाद हमारा उच्च न्यायालय आता है। उसके बाद हमारा आता है जिला के स्तर पे जो न्यायालय है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं ये सर्वोच्च न्यायालय के बारे में क्या दे रखा है। क्या है कि एक संस्था है जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय है। इसके बारे में बता रहे हैं कि जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय वो एक संस्था है। ठीक है, जहाँ पे जो नागरिक हैं और सरकार के बीच जो वाद विवाद होते हैं ना उनको सुलझाए जाते हैं। अब हमको बता दिया यहाँ हमको सर्वोच्च न्यायालय का क्या काम बता दिया। न्यायालय लगा है पीछे तो हमको पता है कि ओबियसली यहाँ पे न्याय होता होगा। ठीक है, अब यहाँ सर्वोच्च न्यायालय जो देश मतलब हमारे देश में अगर देखें तो सर्वोच्च न्यायालय एक है। ठीक है, अगर हम उच्च न्यायालय की बात करें तो हर एक राज्य में अलग अलग उच्च न्यायालय होते हैं। ठीक है, और जो क्षेत्र के आधार पर जो न्यायालय होते हैं क्षेत्र मतलब जो क्षेत्र के आधार पर भी न्यायालय होते हैं। 3 प्रकार के न्यायालय बताए थे ना। फिर यहाँ सर्वोच्च न्यायालय की बात करी गई है जो कि हमारे दिल्ली में है और एक ही है। ठीक है, फिर इस न्यायालय में क्या होता है कि जो देश के नागरिक और सरकार के बीच कोई भी वाद विवाद है ना वो सुलझाए जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में हमको ना न्यायपालिका के बारे में बता रहे हैं। न्यायपालिका क्या होती है। ठीक है, देख लेते हैं कि देश में विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप में न्यायपालिका कहते हैं। यहाँ पे बता दिया ना, न्यायपालिका मैंने पहले बताया कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा क्षेत्र जो जिला स्तरीय न्यायालय वो आए। ठीक है, फिर न्यायपालिका बता दी। न्यायपालिका में क्या होता है कि जो विभिन्न स्तरों पे अदालतें हैं ना उन्हीं को सामूहिक रूप में हम न्यायपालिका कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं। यहाँ पे फिर से हमको सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बता रहे। सर्वोच्च न्यायालय क्या है कि देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करती है। जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है पूरे देश में जितना भी न्यायिक प्रशासन है उसको नियंत्रित करती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत की न्यायपालिका दुनिया की, अब यहाँ पे बता रहे जो हमारी भारत की न्यायपालिका दुनिया के सबसे प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है। नेक्स्ट में क्या है कि लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद के पास होता है। अब यहाँ वर्ड संसद आ गया। ठीक है, संसद क्या है कि संसद भारत में जितने भी निर्वाचित प्रतिनिधियों की जो राष्ट्रसभा होती है उसी को हम संसद कहते हैं। क्या है संसद, यहाँ नेक्स्ट पॉइंट में वही बताया है कि जो भारत में जितने भी निर्वाचित प्रतिनिधियाँ हैं प्रतिनिधियों की सभा को हम संसद कहते हैं। और संसद का यहाँ बताया कि जो संसद है ना देश में कानून बनाने का जो सबसे बड़ा अधिकार किसके पास है, संसद। यदि कोई पूछ ले कि जो नाम क्या है कानून कौन बनाता है या फिर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, वो हमारे संसद के पास है। और संसद की डेफिनेशन क्या है कि जितने भी निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं राष्ट्रसभा के उनको ही हम संसद कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट में क्या है कि हमको विधानसभा पता है। विधानसभा क्या होती है। ठीक है, विधानसभा क्या होती है कि जो राज्य स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा को विधानसभा कहते हैं। विधानसभा में क्या होता है जो राज्य स्तर पर होते हैं। ठीक है, और हमारे जो संसद में क्या होता है कि जो राष्ट्रसभा में पूरे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है कि हमको बता रहे विधायिका क्या है। विधायिका यहाँ पे हर एक मेनली डेफिनेशन दे रखी है। हमको पहले विधानसभा की डेफिनेशन या विधानसभा की हमको डेफिनेशन पता चली, संसद की भी डेफिनेशन बताई। ठीक है, और हमको यहाँ न्यायपालिका भी पता है न्यायपालिका क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ देख लेते हैं विधायिका किसे कहते हैं। विधायिका क्या है कि कानून बनाने अथवा विधि निर्माण के लिए निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा को विधायिका कहते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं बता दूँ कि ये जो विधायिका, न्यायपालिका, ये संसद आ रही क्या है, जो हमारी सरकार है ना उसके 3 अंग है। ठीक है, हमारी सरकार के 3 अंग हैं। उसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, हमारी सरकार के तीन अंग है तो उसके अंदर एक विधायिका आ जाता है। ठीक है, एक न्यायपालिका आता है और एक कार्यपालिका आता है। ठीक है,
हम आगे देख लेते हैं। जो हमारी विधायिका होती है ना और संसद, मतलब कि ये दोनों, संसद भी हमारा कानून बनाने का काम करती है और विधायिका भी कानून ही बनाती है। मतलब कि कानून यहाँ दिखा देना, बताया भी है कि कानून बनाने है तो विधि निर्माण के लिए निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा को हम विधायिका कहते हैं। ये जनप्रतिनिधियों की सभा है, ठीक है। और जो हमारी संसद है वो निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्र सभा है, ठीक है। ये दोनों, ठीक है। उसके बाद आगे देख लेते हैं। क्या है कि जनता द्वारा चुने प्रतिनिधियों को ही कानून बनाने का अधिकार है। अब हमको बता रहे हैं कि कानून बनाने का अधिकार किसके पास है। पहले तो हमने देखा कि कानून मुख्य रूप से संसद, कोई भी कानून बनाना है उसे पारित करना है तो संसद करेगा, ठीक है। और हमारा जो अगर हम देखें, जो हमारी विधायिका है, विधायिका जनप्रतिनिधियों की सभा के लिए कोई भी कानून बनाने या विधि निर्माण के लिए काम करती है। फिर हमको बता रहे हैं कि जो अधिकार किसके पास होता है ये कानून बनाने का, ठीक है, किसके पास होता है, जनता द्वारा, जितने भी जनता द्वारा प्रतिनिधि चुने गए हैं वो, मतलब जो जनता द्वारा प्रतिनिधि चुने गए हैं तो वो संसद में जाकर बैठेंगे, ठीक है। वहाँ पे वही कानून बनाने का उनको ही अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि राज्यसभा के ऊपरी सदन को अपर हाउस कहते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या बता रहे हैं कि लोकसभा को निचली सदन कहते हैं। अब यहाँ लोकसभा और राज्यसभा आ गया, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। लोकसभा और राज्यसभा पदों क्या होते हैं। जो हमने आगे संसद, पहले तो संसद देखा, ठीक है, संसद। अब संसद को ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। संसद को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक में तो ये लोकसभा आ गया, ठीक है, और लोकसभा आ गया, दूसरे में राज्यसभा आ गया, ठीक है। राज्यसभा को हम ऊपरी सदन कहते हैं और लोकसभा को हम निचली सदन कहते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना है कि देखो, सरकार, मैंने बताया सरकार हमारे देश के 3 टाइप्स की है, मैंने बताया। उसके बाद सरकार के 3 टाइप्स में जो हमारा संसद आता है, मतलब कि हमारी विधायिका आती है, वो 2 टाइप्स की होती है। पहले में लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सरकार के उस निकाय को जिसमें मंत्री शामिल रहते हैं उसे मंत्रिपरिषद कहते हैं। अब हमको मंत्रिपरिषद बता रहे हैं। मंत्रिपरिषद किसे कहते हैं कि जो सरकार के निकाय जिसमें मंत्री शामिल होते हैं ना, उन्हीं को हम मंत्रिपरिषद कहते हैं। उसके बाद संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, मैंने बता दिया राज्यसभा, लोकसभा। और ऊपर भी पॉइंट बता दिया। राज्यसभा क्या होता है कि जिसके जो राज्यसभा क्या होता है ऊपरी सदन और लोकसभा निचली सदन होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि राज्यसभा भारतीय संसद का स्थायी सदन है, ठीक है, क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता। हमको राज्यसभा की एक बात बता रहे हैं कि जो राज्यसभा है ना, इसके अंदर जो संसद की ना स्थायी सदन है, मैंने बताया ना संसद का पार्ट है, तो पार्ट है। तो ये जो हमारी राज्यसभा है ये ना स्थायी सदन है, ठीक है, और यहाँ पर ये कभी भंग नहीं होती है, ठीक है। और जो हमारी लोकसभा है वो स्थायी सदन नहीं है। इस नेक्स्ट पॉइंट में ये बता रहे कि हमारी लोकसभा स्थायी सदन है, यह हर 5 वर्ष के कार्यकाल का पूरा होने के बाद भंग हो जाती है। और जो हमारा राज्यसभा है ना, इसका हर 6 वर्ष बाद, मतलब कि 6 वर्ष में इसका कार्यकाल पूरा होता है, ठीक है। मतलब कि वैसे ये स्थायी सदन है और ये हमारा लोकसभा अस्थायी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी अथवा पार्टियों के गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अब हमको बताया था कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वो कैसे नियुक्त होते हैं, ठीक है। कैसे नियुक्त होते हैं कि जो राष्ट्रपति होते हैं ना, जो लोकसभा, अगर चुनाव, कोई भी चुनाव है, ठीक है, वहाँ के जो लोकसभा के जो चुनाव है ना, उसमें जो बहुमत, जिस पार्टी की बहुमत होगी, ठीक है, या फिर गठबंधन के नेता होंगे ना, उसी पार्टी के जो प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि किसी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि है, ठीक है। हमको पता है कि कोई भी लोकतंत्र देश है वहाँ पे लोगों की इच्छाएं सर्वोपरि हैं। उसके बाद मंत्री लोगों द्वारा चुना गया होता है। जितने भी मंत्री होते हैं वो लोगों द्वारा ही चुने गए होते हैं और इस प्रकार उसे जनता की ओर से उनकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट में क्या है कि विभागों के विवाद के मामले में प्रधानमंत्री का निर्णय ही अंतिम माना जाता है। अब हमको यहाँ पे एक प्रधानमंत्री का अधिकार बता रहे हैं। प्रधानमंत्री का यहाँ बता रहे हैं कि एक तरह से प्रधानमंत्री का अधिकार समझो क्या है उनके पास, जितने भी विभागों में विवाद होते हैं, ठीक है, ये प्रधानमंत्री का, मतलब कि कोई भी निर्णय है ना, प्रधानमंत्री का निर्णय अंतिम निर्णय माना जाएगा। विभाग कोई भी विवाद है उसके मामले में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि सरकार के प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार हैं होते हैं, ठीक है। यहाँ आपको बता रहे हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके पास बहुत सारे व्यापक अधिकार। अगर हम प्रधानमंत्री के अधिकारों की बात करें, ठीक है, हम इस में पॉइंट में क्या पढ़ रहे थे कि उनके पास व्यापक अधिकार होते हैं, ठीक है। अगर हम इनके अधिकारों की बात करें ना, इनके पास बहुत सारे अधिकार हैं, जैसे कि जितने भी मंत्री के कामों का विवरण,
मतलब रखने का अधिकार है, उनके पास जितने भी मंत्रियों के कामों का विवरण रखने का अधिकार है, ठीक है। या फिर जो भी मंत्री बर्खास्त होते हैं, किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने का भी प्रधानमंत्री के पास अधिकार होता है। और जो कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता का भी अधिकार है हमारे प्रधानमंत्री के पास। इसके अलावा बहुत से व्यापक अधिकार हैं इनके पास। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय क्या है कि जो हमारा भारत के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, वो मुख्य न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालय न्यायाधीश, जितने भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, राज्यपालों, चुनाव आयुक्त तथा दूसरे देशों में राजदूतों आदि को नियुक्त करता है। अब यहाँ पे हमको एक तरह से भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका अधिकार बता रहे क्या है कि जो हमारे जो राष्ट्रपति है ना, वो जितने भी मुख्य न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जितने भी न्यायालय, राज्य के उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश होते हैं, राज्यपाल होते हैं, चुनाव आयुक्त होते हैं और जितने विदेशी देशों में राजदूत आदि की नियुक्ति करता है, ठीक है। अगर मैं ये जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनकी अधिकार और कैसे हैं, जैसे कि सेना का प्रमुख, ठीक है, हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं सेना के प्रमुख, सेना के प्रमुख है, ठीक है। और जैसे कि कोई भी कानून बनता है ना, जैसे कि कोई भी कानून बन रहा है, ठीक है, किसी भी कानून, कोई भी कानून बन रहा है तो बिना ना हमारे राष्ट्रपति के साइन के ना वो पारित नहीं हो सकता, ठीक है। और जैसे कि वो किसी भी अपराधी, कोई भी अपराधी है, ठीक है, वो और सर्वोच्च जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय वो के सर्वोच्च न्यायालय तक आ गया, ठीक है, फिर सर्वोच्च न्यायालय तक आ गया तो यदि उस मतलब कि आगे वो अपील करता है, ठीक है, उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई है तो आगे वो अपील करता है, हाँ भी मतलब मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी, तो जो हमारा राष्ट्रपति है ना, उसके पास ये अधिकार है कि वो उसकी सज़ा को रोक सकता है या फिर मतलब कि सज़ा क्या है, फांसी को रोक सकता है, उसकी फांसी का सज़ा को रोक सकता है। और जो जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करते हैं, हमने पहले ही पॉइंट में पढ़ा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने दो तीन राष्ट्रपति के भी अधिकारों के बारे में बता दिया। आगे नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि लोग सेवाओं में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं, ठीक है। जितने भी लोग सेवाओं में काम करते हैं लोग, उनको सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं। उसके बाद जनता द्वारा एक खास अवधि के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। अब हमको बता रहे हैं राजनीतिक कार्यपालिका किसे कहते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका क्या होते हैं कि जनता द्वारा एक खास अवधि पर, ठीक है, जो खास अवधि के लिए जो लोगों को निर्वाचित करते हैं ना, उन्हीं को हम राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। और राजनीतिक कार्यपालिका में हमारे पास क्या आते हैं, जितने भी हमारे पीएम हो गए, पीएम मोदी हो गए, ठीक है, या फिर मंत्रिपरिषद के लोग हो गए। और यहाँ पे जो नौकरशाह की बात हुई थी, ठीक है, नौकरशाह या सिविल सर्वेंट की बात हुई थी, ठीक है, ये हमारे बताओ किस में आते हैं, ये हमारे आते हैं स्थायी कार्यपालिका में। मैंने पहले ही बताया कि जो हमारा नाम जो सरकार, हमारे देश की सरकार, ठीक है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है। न्यायपालिका के बारे में मैंने तीनों के बारे में बताया, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला के जो जिला स्तरीय है, ठीक है। उसके बाद ना जो हमारा कार्यपालिका है, कार्यपालिका ना 2 तरह के होते हैं हमारे। एक तो राजनीतिक कार्यपालिका होती है और एक स्थायी कार्यपालिका होती है। और राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत जो हमारे राजनीतिक कार्यपालिका में हमारे पीएम हो गए, ठीक है, या फिर मंत्रिपरिषद के जितने लोग हो गए। और जो हमारी स्थायी कार्यपालिका है उसके अंदर जितने भी सिविल सर्वेंट या नौकरशाह होते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में यही बताया होगा जनता द्वारा, यहाँ तो हमको राजनीतिक कार्यपालिका बताई थी। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। इसमें सभी नौकरशाह शामिल होते हैं। अब हमको बता रहे हैं, यह स्थायी कार्यपालिका ही बता रहे हैं मुख्य रूप से क्या होता है स्थायी कार्यपालिका में, कि जिसके मुख्य रूप से इसके अंदर तो हमारे नौकरशाह होते हैं, ठीक है। मतलब जितने आईएएस, नौकरशाह का मतलब यहाँ क्या है कि आईएएस ऑफिसर होते हैं या फिर आईपीएस ऑफिसर, ये सारे हमारे नौकरशाह, मतलब इसका मतलब यह है सिविल सर्वेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि ये जो स्थायी रूप से होते हैं, मतलब कि ये लंबे समय के लिए नियुक्त होते हैं, ठीक है। और इन्हीं सभी को हम नौकरशाह, इसमें सभी नौकरशाह शामिल होते हैं, मतलब आईपीएस ऑफिसर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रधानमंत्री जो परिषद और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का कार्य करता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब यहाँ बता रहे हैं जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो पूरे देश का, हमारे पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम सभी को पता है। यहीं पे जो हमारे चैप्टर नंबर 4 के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो ख़त्म होता है, ठीक है। मतलब कि सारे सब जितने भी है ना, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मेन हमने इस चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ा। इस चैप्टर में मेन है क्या कि हमको पता होनी चाहिए जो हमारी सरकार है, सरकार के 3 अंग है, संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका। हमको इन्हीं तीनों के बारे में ना इस चैप्टर में मेन ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है।
और एक विधान पालिका भी होती है। विधान पालिका के बारे में भी अच्छी तरह पढ़ना है और जितने अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे उसके अंदर हमारे जितने भी डाउट्स हैं ना वो क्लियर होते रहेंगे, ठीक है। संसद क्या है, कार्यपालिका, न्यायपालिका क्या है, वैसे तो मैंने यहाँ बता दिया, तब भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें और भी समझ में आ जाएगा। अभी के लिए थैंक यू। कैसी लगी आप सभी को वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।